Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पैराप्लेजिया के बारे में। पैराप्लेजिया बेसिकली एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जानने और समझना बहुत जरूरी है पैराप्लेजिया को समझने से पहले। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में, फिर हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि पैराप्लेजिया एक्चुअल में होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ब्रेन हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जिससे हमारे जो थॉट्स है, मेमोरी है, इमोशन है, टच है, मोटर स्किल्स है, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर और बाकी सारे प्रोसेसेस हमारे जो बॉडी के हैं वो रेगुलेट होते हैं हमारे ब्रेन से। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला करके बनते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम एक एवरेज वेट की बात करें जो ब्रेन का होता है, वो अराउंड 3 पाउंड होता है, जो कि 60% फैट होता है और 40% वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सॉल्ट, इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है। ब्रेन में हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स को इंक्लूड करते हैं। ब्रेन में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं जिनका इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है। जैसे जो कॉर्टेक्स होता है वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है ब्रेन का, जहाँ पे थिंकिंग या वॉलंटरी मूवमेंट्स जैसे प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे, उसके लिए हमारे कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जो ब्रेन स्टेम होता है वो एक्चुअल में कनेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ब्रीदिंग या स्लीप एक्टिविटीज कंट्रोल करना, हमारा ब्रेन स्टेम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली जो सीएनएस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करता है। फिर होते हैं हमारे बेसल गैंग्लिया, जो कि कई स्ट्रक्चर्स का एक क्लस्टर होता है और हमारे बाकी के ब्रेन एरियाज में मैसेजेस को कोऑर्डिनेट करना, ये बेसल गैंग्लिया का बेसिक वर्क होता है। जो हमारा सेरिबेलम होता है वो हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है और ब्रेन के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है। जो सेरिबेलम है वो बेसिकली हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए। इस इमेज में हम देख सकते हैं ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ब्रेन स्टेम है जो कि सीएनएस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। हमारा हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस कैलोसम और हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स और पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा सेरिबेलम। इनकी इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ब्रेन, जैसा हमने पिछले अपने इमेज में देखा कि ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। जो फ्रंटल लोब होता है हमारा, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट या हमारे मोटर फंक्शंस के लिए। जो फ्रंटल लोब्स है वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट और मोटर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जो हमारा
पैराइटल लोब है वो हमारे सेंसेशंस, हमारे बॉडी पोजीशन, हमारे हैंड राइटिंग, इन सब चीजों के लिए हमारे पैराइटल लोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेम्पोरल लोब्स हमारे बेसिकली मेमोरी और हियरिंग यानी ऑडियो या मेमोरी के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टेम्पोरल लोब्स। जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है वो बेसिकली एक ब्रेन का विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम जैसा काम करता है। जैसे कंप्यूटर में हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू होता है, वैसे ही ऑक्सीपिटल लोब हमारा ब्रेन का विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। ये हमारे पूरे जो ब्रेन एरिया है वो सराउंडेड होता है एक लेयर ऑफ टिश्यू से। इस लेयर ऑफ टिश्यू को या इस लेयर को हम मेनिंजस कहते हैं। और जो स्कल, जो हमारा बेसिकली जो क्रैनियम होता है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है और पैराइटल लोब है। सो जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा ब्रेन का विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए। हमारे जो टेम्पोरल लोब है वो हमारे मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इस तरीके से हमारे बाकी जो लोब्स हैं इन सब के एक फंक्शन है, डिवीजन ऑफ वर्क है। सो सबके कंबाइंड एफर्ट से हमारा ब्रेन एक्ट करता है। सो जैसा हमने देखा कि ऑक्सीपिटल लोब हमारे जो ब्रेन के जो प्रोसेसिंग की तरह काम करता है, विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे हमारे बेसिकली विजन कंट्रोल होते हैं। हमारा जो टेम्पोरल लोब है उससे हम मेमोरी या अंडरस्टैंडिंग या कोई लैंग्वेज है, जो लिंग्विस्टिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे टेम्पोरल लोब परफॉर्म करते हैं। फ्रंटल लोब बेसिकली हमारे जो किसी भी चीज को फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, थिंकिंग करना या प्लानिंग करना किसी भी चीज की, इमोशन या बिहेवियरल कंट्रोल, पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है, सो बेसिकली ये हमारे इन सब चीजों के लिए हमारे फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारा पैराइटल लोब है वो बेसिकली हमारा परसेप्शन या हमारी जो अरिथमेटिक स्किल है उसके लिए हमारे पैराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ब्रेन हमारे बॉडी का एक पार्ट है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है, वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहते हैं। सो ब्रेन में जब हम बात करते हैं तो ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो डार्कर होता है और बाहरी हिस्से में होता है। वहीं जो वाइट मैटर जो रहता है वो हमारा लाइटर इन कलरेशन कह सकते हैं या इनर सेक्शन में प्रेजेंट होता है। लेकिन हम जब स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि ये चीज स्पाइनल कॉर्ड में एकदम रिवर्स हो जाती है। जैसा ब्रेन में हमारे जो ग्रे मैटर वो बाहरी हिस्से में होता है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर हमारे बाहरी हिस्से में होता है। सो और ग्रे मैटर हमारे अंदर होता है या अंदरूनी हिस्से में होता है स्पाइनल कॉर्ड में। सो ब्रेन में बाहर होता है हमारा ग्रीन मैटर और अंदर हमारा व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसी का रिवर्स, यानी कि व्हाइट मैटर बाहर और ग्रे मैटर अंदर। सो ग्रे मैटर बेसिकली प्राइमरली जो बने होते हैं वो न्यूरॉन सोमा से बने होते हैं, और जो व्हाइट मैटर होता है वो कई तरह के एक्सॉन से बनते हैं, जो कि एक लॉन्ग स्टेम होते हैं जो दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि इनमें जो न्यूरॉन की जो कंपोजिशन होती है वो अलग होती है, इसलिए ये दोनों हमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अलग अलग शेड्स में दिखाई देते हैं अलग अलग स्कैनिंग के प्रोसेस में। कुछ इस तरह से हमारे जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के स्ट्रक्चर होते हैं।
ब्रेन में ग्रे मैटर हमारे बाहरी हिस्से में और व्हाइट मैटर हमारे अंदरूनी हिस्से में, वहीं स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर हमारे बाहरी हिस्से में, सॉरी व्हाइट मैटर हमारे बाहरी हिस्से में और ग्रे मैटर हमारे अंदरूनी हिस्से में। हमने अभी तक एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात की ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्रेन में कौन कौन सी आर्टरीज होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। सो बेसिकली ब्लड में दो आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल आर्टरी और हमारी कैरोटिड आर्टरी। यही दो आर्टरीज हमारे ब्रेन में रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को सप्लाई करने की। जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारे नेक के साइड से, जहां में पल्स फील हो सकती है, वहां से एक्सटेंड होती है। और जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच होती है वो स्कल के अंदर जाती है और सर्कुलेट करती है ब्लड को हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में। सो हमारी जो कैरोटिड आर्टरीज की दो ब्रांचेस हैं वो है इंटरनल और एक्सटर्नल। सो इंटरनल हमारे स्कल, हमारे क्रैनियम से होकर के पूरे फ्रंट पोर्शन, ब्रेन के जो फ्रंट पोर्शन है उसमें सर्कुलेशन का काम हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज का होता है। वहीं इसी के ऑपोजिट जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज होती है वो हमारे नेक रीजन, जहां पल्स फील हो सकती है, उस रीजन को वो सप्लाई करती है। वर्टिब्रल आर्टरीज हमारी जो स्पाइनल कॉलम को फॉलो करती है, जब स्पाइनल कॉलम हमारे स्कल तक एक्सटेंड होता है तो उनको फॉलो करती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज, जो जाके आगे ज्वाइन होती हैं हमारे ब्रेन स्टेम में। जैसा हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि ब्रेन स्टेम एक कनेक्शन होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का और हमारे ब्रेन का। सो जब ये ब्रेन स्टेम को ज्वाइन कर लेती है तब वहां पे बेसिलर आर्टरी फॉर्म होती है, जिससे हमारे जो रेयर पोर्शन, हमारे जो पिछले हिस्से हैं ब्रेन के, उनको ब्लड सप्लाई मिलती। सो फ्रंट पोर्शन के लिए हमारी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, और जो हमारा रेयर पोर्शन है उनके लिए हमारी जो बेसिलर आर्टरी वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड सप्लाई के लिए। कुछ इस तरह से हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है, जहां एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज है, हमारे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी जो हमारे रेयर पोर्शंस को सप्लाई करती है, और वर्टिब्रल आर्टरी और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये ब्लड वेसल्स या ये आर्टरीज बेसिकली हमारे ब्रेन में सप्लाई, ब्लड वेसल, ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में जो क्रैनियल सिस्टम है, जो क्रैनियल, उसमें कई तरह के नर्व्स भी होते हैं। सो बेसिकली हमारे क्रैनियम में 12 नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। सो जो पहली क्रैनियल नर्व है उसका नाम रहता है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो बेसिकली हमारे बॉडी में सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्रैनियल नर्व 2 यानी कि ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व हमारी गवर्न करती है आई साइट को। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व हमारी ऑप्टिक यानी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी जो क्रैनियल नर्व नंबर 3 वो होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि हमारे आईज के प्यूपिल रिस्पॉन्स
और आई के मूवमेंट्स के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है। सो ओक्यूलोमोटर नर्व दैट इज क्रैनियल नर्व नंबर 3, ये हमारे आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ट्रॉक्लियर नर्व, जो ट्रॉक्लियर नर्व है यानी क्रैनियल नर्व नंबर 4, ये बेसिकली हमारे आई के मसल्स को कंट्रोल करते हैं। सो आई मसल्स में जो भी मसल्स हैं उन मसल्स के मूवमेंट और उनको पूरा कंट्रोल हमारे ट्रॉक्लियर नर्व द्वारा किया जाता है। क्रैनियल नर्व नंबर 5 यानी क्रैनियल नर्व 5, सो ये नर्व कहलाती है ट्राइजेमिनल नर्व। सो ट्राइजेमिनल नर्व एक लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स होती है क्रैनियल नर्व्स में से। इसमें ये बोथ सेंसरी और मोटर फंक्शंस दोनों होते। सो ये ओरिजिनेट होती है बेसिकली हमारे जो पॉन्स है और कन्वे होते हैं हमारे स्काल, हमारे टीथ, जॉ, साइनस, जो हमारे माउथ पार्ट्स हैं, जो हमारे फेस ऑफ द ब्रेन है। सो यह हमारे जो ब्रेन का फ्रंट पोर्शन है। सो ये मसल्स, सो ये नर्व हमारे स्काल, टीथ, जॉ, हमारे फ्रंट ऑफ द ब्रेन, हमारे जो माउथ है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो हमारे जो भी चीविंग मूवमेंट्स होते हैं या हमारे जो फेशियल मूवमेंट्स होते हैं, सो उनके लिए फेशियल मूवमेंट्स के लिए बेसिकली कम, लेकिन चीविंग मूवमेंट्स के लिए ज्यादा ट्राइजेमिनल नर्व यानी हमारी 5th क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती। क्रैनियल नर्व नंबर 6 यानी कि एब्ड्यूसन नर्व, जो कि हमारे आई की कुछ मसल्स को इनर्वेट करते हैं। सो बेसिकली हमारे आईज की कुछ मसल्स को इनर्वेशन या सप्लाई करना हमारे एब्ड्यूसन नर्व यानी क्रैनियल नर्व, 6th क्रैनियल नर्व, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते। 7th क्रैनियल नर्व, 7th क्रैनियल नर्व बेसिकली हमारे फेस मूवमेंट्स, टेस्ट, ग्लैंडुलर फंक्शंस, इनके लिए हमारी जो 7th क्रैनियल नर्व जो कि फेशियल नर्व होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होते। एट्थ क्रैनियल नर्व यानी कि हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। सो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व हमारे बॉडी में बैलेंस और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो वेस्टिबुलो कॉक्लियर हमारा एक पार्ट होता है हमारे ईयर का। सो बेसिकली ये हमारी ईयर में जो हम बैलेंसिंग और हियरिंग एक्टिविटीज होती है, उनके लिए हमारा जो 8th क्रैनियल नर्व है यानी कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 9th क्रैनियल नर्व यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। सो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो ईयर है, हमारे थ्रोट मूवमेंट्स है, और टेस्ट, ईयर और थ्रोट मूवमेंट्स से रिलेटेड और जो फंक्शंस है, उनके लिए हमारे जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यानी क्रैनियल नर्व नंबर 9, ये रिस्पॉन्सिबल होती। क्रैनियल नर्व 10 यानी कि 10th क्रैनियल नर्व हमारे ईयर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो हार्ट, थ्रोट और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते, जैसे कि, और इसको हम वेगस नर्व कहते हैं। सो हमारी जो 10th क्रैनियल नर्व है यानी कि वेगस नर्व, ये हमारे ईयर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे हार्ट की जो मोटर एक्टिविटीज है, बेसिकली उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 11th क्रैनियल नर्व यानी कि एसेसरी नर्व। सो एसेसरी नर्व हमारे इनर्वेट करते हैं हमारे स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स को, जैसे कि हमारा हेड, नेक
और शोल्डर। सो हेड, नेक और शोल्डर को इनर्वेशन हमारे 11 क्रेनियल नर्व यानी कि हमारे जो एसेसरी नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व, सो हाइपोग्लोसल नर्व बेसिकली हमारी जो 12th क्रेनियल नर्व है वो हमारे टंग के मूवमेंट्स यानी हमारे जो टंग की मोटर एक्टिविटीज होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट टू नर्व्स यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 1 और क्रेनियल नर्व नंबर 2, ये दो नर्व्स हमारे सेरिब्रम से ओरिजिनेट करती हैं। बाकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, जो बाकी 10 क्रेनियल नर्व्स हैं, वो हमारे ब्रेन स्टेम से इमर्ज करती, हमारे ब्रेन स्टेम से निकलती हैं या इमर्ज करती, जिसके हमारे जैसे हमारे ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। सो हमारी जो बाकी 10 क्रेनियल नर्व्स है वो इन 3 पार्ट से होकर के निकलती। इस इमेज में हम 12 की जो 12 क्रेनियल नर्व्स है वो हम देख सकते हैं। सो हमारी ऑप्टिक नर्व है जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी ट्रॉक्लियर नर्व है, आई मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एब्ड्यूसेंस है, हमारे आई मूवमेंट्स के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो हमारा हियरिंग और बॉडी का जो बैलेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेगस नर्व यानी जो 10th क्रेनियल नर्व है वो हमारे मूवमेंट, सेंसेशन और एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोग्लोसल, ये हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स है, सेंसेशन है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के मूवमेंट है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसेसरी नर्व जो हमारे नेक मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोसोफेरिंजियल जो हमारे थ्रोट, हमारे फेरिंग्स एरिया, टेस्ट, स्वेलिंग इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेशियल नर्व यानी कि हमारे फेस मूवमेंट और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ट्राइजेमिनल हमारे फेस के एक साइड, हमारे जो हेड का, ब्रेन का जो फ्रंट पोर्शन है, ईयर है, आईज है, इनके लिए यहाँ जो सेंसेशन है, चिविंग मूवमेंट्स है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑक्यूलोमोटर हमारे आई मूवमेंट और जो प्यूपिल डायलिटेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और हमारी जो ऑल्फैक्टरी होती है वो हमारे बॉडी में जो स्मेल सेंसेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो हमारी फर्स्ट 2 नर्व्स होती हैं वो ओरिजिनेट करती है हमारी सेरिब्रम से, और बाकी हमारे ओरिजिनेट करती हैं हमारे ब्रेन स्टेम से। जैसा कि हम पैराप्लेजिया के बारे में बात कर रहे हैं, सो पैराप्लेजिया के बारे में बात करने से पहले हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। सो ब्रेन में ही अगर स्ट्रोक होता है तब पैराप्लेजिया, ब्रेन इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कॉम्बिनेशन से पैराप्लेजिया होता है। सो ब्रेन की एक कंडीशन है स्ट्रोक, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सो बेसिकली स्ट्रोक तब होता है अगर हमारे ब्रेन में कोई भी ब्लड वेसल या तो रप्चर हो गई है, या उसमें बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, या कोई भी ब्लॉकेज है। अगर कोई भी ब्लड वेसल का रप्चर हुआ है या ब्लॉकेज हुआ है तो हमारे ब्रेन के बाकी हिस्सों में ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण वो टिश्यूज डेड होना स्टार्ट होते हैं। और जहाँ भी ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है वहाँ हेमरेज होता है, और वहाँ एक्सेसिव ब्लड डिपोजिशन हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। स्ट्रोक बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है ये सबसे कॉमन होता है, और ये तब होता है अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई है या उनमें ब्लॉकेज हो गया, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई।
और कम ब्लड सप्लाई को ही इस्कीमिया कहा जाता है। इसलिए ऐसे स्ट्रोक को इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। जो ब्लॉकेज और जो नैरोइंग होती है वो बेसिकली फैटी डिपॉजिट्स के कारण होती है। सो फैटी डिपॉजिट्स अगर हुए हैं सो या बॉडी में कहीं और से ट्रैवल करके आए हैं, सो उसके कारण वहां पे ब्लॉकेज होता है और जो बाकी एरियाज है ब्रेन के उनमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। इस इमेज में हम देख सकते हैं एक नॉर्मल आर्टरी है हमारी ब्रेन की और एक ब्लॉक्ड आर्टरी है जहां हमें येलोइश कुछ डिपॉजिशन दिख रहे हैं। ये हमारे प्लाग होते हैं या हमारे फैटी आइटम्स होते हैं जो ब्रेन की आर्टरीज में डिपॉजिट होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक तब होता है जब हमारे बॉडी में या हमारे ब्रेन में कोई भी ब्लड वेसल लीक कर गई या रप्चर हो गया। सो ब्रेन हेमरेज होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत लंबे समय से कोई ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट्स जैसे ड्रग ले रहा है, कोई बल्जिंग हुई है या किसी वीक स्पॉट में जहाँ जो ब्लड वेसल वॉल है उनमें बल्जिंग हुई है, किसी भी ट्रॉमा के कारण अगर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें रप्चर हुआ है, सो इन कंडीशंस में हेमरेज हो सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि इस्केमिक स्ट्रोक के बाद भी हेमरेज हो सकता है अगर प्रोटीन डिपोजिशन हुआ है ब्लड वेसल में, जिसके कारण वेसल वॉल बहुत कमजोर हो गई है, वीकनेस हो गई है, तो भी हेमरेज हो सकता है। हमारे हम जिसे कॉमन टर्म में ब्रेन हेमरेज कहते हैं, सो ये चीज प्रिवलेंट हो सकती है। हेमरेजिक स्ट्रोक बेसिकली हमारे जो ब्रेन फंक्शन होते हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो ये जो ब्लीडिंग होगी या तो विद इन द ब्रेन होगी या बिटवीन द ब्रेन और स्कल होगी। सो अगर हम एक परसेंटेज के बारे में बात करें तो हेमरेजिक स्ट्रोक्स बेसिकली 20% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स होते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रोक होते हैं वो हमारे इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं और वो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। अगर हम लोकेशन वाइज या लेयर वाइज हम बात करें हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में, सो सबसे पहला होता है हमारा इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज यानी कि हमारे जो जो ब्लीडिंग होती है वो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके ब्रेक के कारण होती है या रप्चर के कारण होती है। अगर कोई बहुत हैवी अल्कोहल यूज करता है, कोई बहुत हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स है जैसे कोकीन है, तो इन लोगों में इंट्रासेरिब्रल हेमरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कोई दूसरे हेमरेज है तो वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं इंट्रासेरिब्रल हेमरेज में। जैसे कि अगर कोई स्ट्रोक हुआ है जिसमें हेमरेज नहीं था, लेकिन वो आगे जाके प्रोग्रेस कर सकता है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज में। अगर कोई एम्बोलिक स्ट्रोक है, सो एम्बोलिक स्ट्रोक है एंडोकार्डाइटिस से रिलेटेड है यानी कि हार्ट वॉल्व इंफेक्शन से रिलेटेड है, सो ऐसे केसेस में ये ज्यादा देखा जाता है कि वो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज में प्रोग्रेस हो सकते हैं। जो इन्फेक्टेड हमारा जो क्लम्प होता है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर कोई वॉल्व खराब हुई है, हार्ट की एंडोकार्डाइटिस हुआ है और वो एम्बोलिक स्ट्रोक में कन्वर्ट हुआ है, तो जो क्लम्प होता है वो ट्रेवल करता है हमारी ब्रेन आर्टरीज के थ्रू, तो वो हमारे जो ब्रेन आर्टरीज है उनके थ्रू ट्रेवल करने के बाद पूरे बॉडी में स्प्रेड हो सकता है
ब्रेन के बाकी पार्ट्स में स्प्रेड हो सकता है, जिससे इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। बहुत रेयर केसेस में ये देखा जाता है कि कोई एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन के कारण, यानी कोई वीक ब्लड वेसल के कारण हमें इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के बाद जो हमारा दूसरा टाइप होता है हेमरेज का, वो होता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। तो सब अरेक्नॉइड हेमरेज में बेसिकली ब्लीडिंग जो होती है वो एक डैमेज्ड ब्लड वेसल से होती है, जिससे हमारे जो ब्रेन का सरफेस है वहां ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, और एक जो हमारा एरेक्नॉइड स्पेस है वहां पे ब्लड हमारे फील होने लगते हैं, और एक्सेसिव मिक्सअप होने लगते हैं हमारे सीएसएफ के साथ, क्योंकि बेसिकली एक कुशन की तरह काम करती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इससे वहां पे प्रेशर बढ़ने लगता है, जैसे जैसे मिक्स होते हैं वो सीएसएफ से, तो वहां प्रेशर बढ़ने लगता है और इमीडिएट हेडेक पेशेंट को फील होता है। कुछ इस तरह से सब अरेक्नॉइड हेमरेज होता है, जो कि हमारे स्कल और जो इंटरनल पार्ट है, हमारा जो अरेक्नॉइड स्पेस है, वहां पे अगर ब्लड का डिपोजिशन हो रहा है और सीएसएफ के साथ बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो रही है, तब फिर सब अरेक्नॉइड यानी एसएएच हेमरेज हो सकता है। ब्लीडिंग के कई दिनों बाद ये इमीडिएटली भी देखा जा सकता है कि कोई केमिकल इरिटेशन हो सकता है पेशेंट, ब्रेन आर्टरीज जो है वो स्पाज्म हो सकती है, आर्टेरियल स्पाज्म देखने को मिल सकता है, जिसके कारण जो ब्रेन टिश्यूज है वो डैमेज हो सकते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, सो मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, जो अलाउ करते हैं हमें मूव करने में, यानी मूवमेंट अलाउ करते हैं, हमारी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे स्वेलिंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे ब्रेन टू मसल का जो भी कमांड होता है, उसके लिए हमारे मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली डिवाइडेड होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं हमारे बॉडी में। इन ये दोनों हमारे वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। सो एक अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन मिला के दोनों एक न्यूरोनल सर्किट बनाते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ट्रेवल करते हैं हमारे ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड तक। जो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन होता है बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से शुरू होता है और हमारे बॉडी की बाकी मसल्स को इनर्वेट करते हैं। दोनों हमारे अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज करते हैं सिग्नल्स की सप्लाई के लिए। अपर मोटर न्यूरॉन हमारा ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो यूज करते हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन हमारे एसिटाइल कोलिन को यूज करते हैं सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए। अब बात करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। सो अपर मोटर न्यूरॉन बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं हमारे ब्रेन में, जो कि हम हायर लेवल की मोटर इंफॉर्मेशन होती है उनके ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें बेसिकली जो ग्लूटामेट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, सो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स में, और ये हमारे मेडुला या स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे जो लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ जो सर्किट बनाते हैं, सो उन सर्किट से हमारे बॉडी में फंक्शंस या सिग्नल्स रिले करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, और अल्टीमेटली
हमारे जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन बेसिकली जो पिरामिड ट्रैक होते हैं, सो वो हमारे कंट्रोल करते हैं कॉन्शियस मूवमेंट को। सो पिरामिड ट्रैक हमारे जो शुरू होती है वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होती है, जो कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फ्रंटल लोब से शुरू होती है। सो नर्व इम्पल्सेस को ट्रेवल कराना हमारे जो मोटर स्ट्रिप यानी हमारे फ्रंटल लोब से स्पाइनल कॉर्ड तक, ये बेसिकली हमारे अपर मोटर न्यूरॉन का फंक्शन होता है। अगर हम एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में अपर मोटर न्यूरॉन की बात करें, तब ये हमारी जो सब कॉन्शियस मोटर प्रोसेसेस हैं, जैसे कि बैलेंस है, पोस्चर है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जिसमें हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो इन्हीं मूवमेंट्स के कारण हमारी या र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक के कारण ही हमारे बॉडी का एक बैलेंस मेंटेन रहता है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक हमारे जो मसल के मूवमेंट, जो हमारा नेक के मूवमेंट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो हमारा रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है वो बेसिकली हमारे ऑटोनॉमस एक्शन, जो हमारे बॉडी में ऑटोनॉमस एक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोअर मोटर न्यूरॉन के बारे में। सो लोअर मोटर न्यूरॉन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो सिग्नल के जो ट्रांसमिशन होता है वो अपर मोटर न्यूरॉन और जो इफेक्टर मसल होती है जहाँ पे एक्शन परफॉर्म होना। सो ये फंक्शन होता है लोअर मोटर न्यूरॉन का, कि वो जो अपर मोटर न्यूरॉन से जो वो सिग्नल लेके आए हैं उनको उस सिग्नल को पहुंचाना होता है इफेक्टर मसल तक, जहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म होंगे। बेसिकली अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं: सोमैटिक, स्पेशल विसरल और जनरल विसरल मोटर न्यूरॉन्स। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स हमारे जो ब्रेन स्टेम में होते हैं वो और फर्दर डिवाइड होते हैं अल्फा, बीटा और गामा में। अगर हम एक समरी में बात करें तो अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे आइदर ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनके लिए। जो हमारे बीटा मोटर न्यूरॉन होते हैं, ये इनका कैरेक्टराइजेशन बेसिकली बहुत पुअर होता है, और जो एक्स्ट्रा फ्यूजन और इंट्रा फ्यूजन जो फाइबर्स होते हैं उनमें इनर्वेशंस कराना हमारे बीटा मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। गामा मोटर न्यूरॉन्स के बारे में अगर हम रफली बात करें तो ये हमारे मसल स्पिंडल्स को इनर्वेट करते हैं, और उसके जो रेस्पॉन्ड होता है स्ट्रेच, जब भी मसल फाइबर्स हमारी स्ट्रेच होती है तो उसके रेस्पॉन्स को रेगुलेट करना हमारे जो गामा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनके लिए हमारे गामा मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर अल्फा या गामा मोटर न्यूरॉन में किसी भी तरह का कोई डिसरप्शन होता है तो हाइपोटोनिसिटी या हाइपरटोनिसिटी, यानी कि हमारे मसल की टोन में अल्टरेशन हो सकता है। ब्रैंकियल मोटर न्यूरॉन्स यानी कि जो हमारे स्पेशल विसरल न्यूरॉन्स हैं, ये बेसिकली हमारे हेड और नेक की मसल्स को इनर्वेट करते हैं, जो कि ब्रैंकियल आर्चेस से डिराइव हुए होते हैं। सो ये हमारे जो इनका बेसिक लोकेशन होता है वो ब्रेन स्टेम रहता है, और क्रेनियल नर्व नंबर 5th, 7th, 9th, 10th एंड 11th के जो मोटर और सेंसरी फंक्शंस होते हैं उनके लिए हमारे ब्रैंकियल या स्पेशल विसरल मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
जनरल विसरल मोटर न्यूरॉन्स हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस के लिए। सो हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो फंक्शंस होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सो इनके लिए हमारे जो जनरल विसरल मोटर न्यूरॉन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लीजन्स, अपर मोटर और लोअर मोटर लीजन्स हमारे कई क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखने को मिलते हैं और पैराप्लेजिया में ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन के जो लीजन्स होते हैं वो हमारे कॉर्टेक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के बीच में कहीं पर भी हो सकते हैं। इनके कारण हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, स्पास्टिसिटी हो सकती है, पॉजिटिव बेबिन्स के रिफ्लेक्स हो सकते हैं, या हमारे जो अपवर्ड रिस्पॉन्स या बिट्टो का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसके लिए हमारे अपर मोटर न्यूरॉन अगर लीजन में है तो ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हमारे जो एंटीरियर हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, पेरिफेरल नर्व का, हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं इनके इनमें अगर लीजन्स होता है हमारे एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अगर इनमें कहीं भी लीजन होता है तब हम उसे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कहते हैं। बेसिकली इनके कारण हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है और एट्रोफी होती है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में हाइपर रिफ्लेक्सिया, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है और अपर मोटर न्यूरॉन में हमारी स्पास्टिसिटी होती है, वहीं जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उनमें फ्लैसिडिटी होती है। क्योंकि हम पैराप्लीजिया के बारे में बात करेंगे सो हमें ये जानना जरूरी है कि पैरालिसिस के टाइप क्या क्या होते हैं। सो पहला है हमारा मोनोप्लीजिया। मोनोप्लीजिया बेसिकली हमारे बॉडी के किसी एक लिम्ब में होता है। पैराप्रेसिस, पैरेसिस, अगर हम पैरापेरेसिस की बात कर रहे हैं तो ये हमारी जो दोनों लेग्स हैं यानी लोअर लिम्ब में इनमें होता है। डाइप्लेजिया हमारे या तो दोनों हाथों में होगा या दोनों पैरों में अगर हो रहा है तो हम उसे डाइप्लेजिया कह सकते हैं। हेमीप्लेजिया अगर ये हमारे बॉडी के एक साइड को इम्पैक्ट कर रहा है। क्वाड्रिप्लेजिया अगर हमारे दोनों हाथ और दोनों पैरों में पैरालिसिस हो रही है तो हम इसे क्वाड्रिप्लेजिया कह सकते हैं, या इसी को भी टेट्राप्लेजिया भी कहा जाता है। अब तक हमने बात किया ब्रेन और पैरालिसिस और स्ट्रोक के बारे में, जिनका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं ब्रेन होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक बंडल होता है नर्व्स का जो कि हमारे ब्रेन के लोअर पोर्शन से एक्सटेंड करता है हमारी लोअर बैक तक, और ये हमारे ब्रेन के जो सिग्नल है ये पूरे बॉडी में ट्रैवल करने में स्पाइनल कॉर्ड का सबसे अहम रोल होता है। सो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें पार्ट्स के बारे में, सो इसमें थोड़ा सर्वाइकल होते हैं, थोरैसिक होता है और लंबर होता है। सैक्रल रीजन भी होता है बट वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी इनर्वेशंस में इतना उनका रोल नहीं होता। तीन लेयर होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, तो हमारा ड्यूरा मैटर है, अरक्नॉइड मैटर है और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर जो होता है वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस का। मेनिंजेस मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो हमारी ड्यूरा मैटर होती है। ये टफ और प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस हमारा जो ड्यूरा मैटर होता है और अरकनॉइड मैटर होता है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। अगर
कि वही एपिड्यूरल स्पेस में ही अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो पेन है उसे रिड्यूस करना है तो वहां लोकल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड मैटर हमारा जो मिडिल लेयर होता है वो रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई ड्यूरा मैटर, और हमारे जो मिडिल लेयर हो गई वो हो गई अरेक्नॉइड मैटर। सब अरेक्नॉइड स्पेस, सो सब अरेक्नॉइड स्पेस बेसिकली हमारे अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली हमारे CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लोकेटेड होते हैं। सो अगर कभी भी डॉक्टर को CSF टेस्ट करना है सो वो सब अरेक्नॉइड स्पेस से हमारा CSF एक्सट्रैक्ट करते हैं। पाया मैटर या पिया मैटर, सो ये हमारे ये वो लेयर होती है जो डायरेक्टली कवर करती है स्पाइनल कॉर्ड को। कुछ की एरियाज के बारे में बात करते हैं जब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। सो ग्रे मैटर, जैसा हमने जब ब्रेन में बात किया था, सो ग्रे मैटर हमारे ब्रेन में बाहर की तरफ होता है और स्पाइनल कॉर्ड में वो अंदर की तरफ रहता है। व्हाइट मैटर जो कि हमने बात किया था ब्रेन में कि वो अंदर की तरफ रहता है और स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ। पोस्टीरियर रूट, तो पोस्टीरियर रूट बेसिकली एक पार्ट होता है नर्व का जो हमारे स्पाइनल कॉलम से ब्रांच ऑफ होती है या हमारे स्पाइनल कॉलम से निकलती है। अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे जो बॉटम विंग्स होते हैं वो हमारे बॉडी के फ्रंट पोर्शंस और इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ होते हैं, और जो टॉप विंग होता है वो हमारा ग्रे मैटर होता है। कुछ इस तरह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें हमारा ग्रे मैटर है अंदर की तरफ, व्हाइट मैटर है हमारे बाहर की तरफ, स्पाइनल नर्व्स हमारे जहां से ओरिजिनेट होने हैं, एक पोस्टीरियर रूट है और एक एंटीरियर रूट। एंटीरियर रूट हमारे वो नर्व्स होती हैं जो हमारे फ्रंट ऑफ द स्पाइनल कॉलम से ब्रांच ऑफ होती हैं या एग्जिट होती हैं। स्पाइनल गैंग्लियन, स्पाइनल गैंग्लियन बेसिकली एक क्लस्टर होता है नर्व बॉडीज का जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को रखते हैं, यानी कि जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन का एक क्लस्टर होता है वो हमारा स्पाइनल गैंग्लियन रहता है। स्पाइनल नर्व, अगर आप जो हमारे पोस्टीरियर और एंटीरियर रूट्स को जब हम एक साथ मिला दें तब हमारे स्पाइनल नर्व्स बनती, और ऐसे ही हमारे पास 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती। ये स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी के सेंसेशन और मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। अब फाइनली हम बात करते हैं पैराप्लेजिया के बारे में। सो पैराप्लेजिया बेसिकली एक टाइप होता है पैरालिसिस का, जिसमें हमारी जो लोअर हाफ होती है बॉडी की उसका मूवमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो लोअर पार्ट होती है उसमें सेंसेशन नहीं रहते, कोई फीलिंग नहीं होती है, इसलिए वहां कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। जो पैराप्लेजिक्स होते हैं उनको ना तो सिर्फ मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, उसी के साथ उनको कई भी सेंसरी चीजें में भी दिक्कत होती है, यानी कि वो या तो उनको कंप्लीट सेंसरी लॉस हो सकता है या फिर उनमें रिड्यूस्ड सेंसरी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैराप्लेजिया, जब भी हम पैराप्लेजिया के टाइप्स के बारे में बात करते हैं
सो बेसिकली हम डिफरेंट टाइप के बारे में बात करेंगे ऑन द बेसिस कि उनके सिम्टम्स में क्या सिवियरिटी होती। इनकम्प्लीट या पार्शियल पैराप्लेजिया जिसे हम पैरापरेसिस कहते हैं, सो ये तब होता है जब अगर पैराप्लेजिया ने के कारण हमारे जो दोनों लेग्स है वो इफेक्ट नहीं हुए और इसमें एक लेग फुल्ली पैरालाइज्ड है, वहीं जो दूसरा लेग है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि उसमें पूरी तरह से पैरालिसिस नहीं हुआ। इस टाइप के पैराप्लेजिया को हम इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया कहते हैं। अगर हम एक कंप्लीट पैराप्लेजिया की बात करें तो उसमें हमारे जो दोनों पैर होंगे वो इफेक्टेड रहेंगे। और अगर कई बार रिहैबिलिटेशन में अगर पार्शियल पैराप्लेजिया का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस रहा है, थेरेपी हुई है, तो उसके बाद भी कई बार कंप्लीट पैराप्लेजिया डेवलप हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया में बेसिकली डीजेनरेटिव कंडीशन ही होती है जो इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। कंप्लीट पैराप्लेजिया, कंप्लीट पैराप्लेजिया तब कहा जाता है अगर पैराप्लेजिक को कोई भी फीलिंग या फंक्शन कुछ भी नहीं है उसके लोअर बॉडी में, यानी कि बेसिकली उसके लेग्स में। तो जो कंप्लीट पैराप्लेजिक होता है वो अपने दोनों पैरों को यूज नहीं कर पा रहा कोई, और उसके साथ साथ जो अदर एसोसिएटेड चीजें हो सकती हैं कि लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल हो सकता है, लॉस ऑफ बाउल कंट्रोल हो सकता है। सो बेसिकली अगर किसी को थोरेसिक और लंबर रीजन की स्पाइन की जो थोरेसिक और लंबर रीजन में अगर इंजरी हुई है तब हमें कंप्लीट पैराप्लेजिया देखने को मिलता है। हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक यानी कि NINDS ने हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया को अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर जिसमें हमारे जो प्रोग्रेसिव वीकनेस और स्पास्टिसिटी होती है लेग्स की, ऐसे करके डिफाइन किया है। यानी कि अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर that are characterized by progressive weakness and spasticity of the legs। ये डेफिनेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक ने हेरिडेटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया के लिए दिया। अगर हम हेरिडेटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया के सिम्टम्स, कुछ बेसिक सिम्टम्स के बारे में बात करें तो वो स्टिफनेस हो सकता है लेग में, यानी कि स्पास्टिक हो सकते हैं, विजन इंपेयरमेंट हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन यानी कि अटैक्सिया हो सकता है, और उसी के साथ साथ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भी देखने को मिलता है हेरिडेटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिक पेशेंट्स में। कई इस वेरिएशन में हमें कई तरह की चीजें देखने को मिलती कि कई बार पेशेंट्स को इनहेरिटेड होता है। सो ये HSP की कंडीशन में यानी कि हेरिडेटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया के कंडीशंस में हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट में कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है, और ये टिपिकली हम डायग्नोज कर सकते हैं अगर हम एक अच्छा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें पेशेंट का और उसकी फैमिली हिस्ट्री में। सो बेस उसके जो सिम्टम्स हैं उनकी बेस पे हम HSP को डायग्नोज कर सकते हैं। कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया, सो जो बेसिक डिफरेंस होता है कि हमारे कंप्लीट और इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया में, वो ये होता है कि पैराप्लेजिक में
एबिलिटी होती है किसी भी चीज को फील कर, आइदर लेग, यानी कि अगर हम इनकम्प्लीट है तो आइदर लेग में फील हो सकती है, यानी आइदर लेग में सेंसेशन हो सकता है, किसी एक लेग में सेंसेशन हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीट में कोई भी फंक्शनैलिटी प्रेजेंट नहीं होती है दोनों पैरों में। सो एक इनकम्प्लीट में एक ही पैर में हो सकता है, एक में कम रहेगा, सेंसेशन प्रेजेंट हो भी सकते हैं, लेकिन कंप्लीट में फुल पैरालिसिस या फिर फुल लॉस ऑफ सेंसेशन और फंक्शनल एक्टिविटीज होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया पैराप्लेजिया पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।